हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ये सारे ही एमसीक्यूज जो हैं वो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, लिखा है वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। याद रखिए, यहाँ पे अनुसूचित जाति लिखा है, न कि जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर डी 84। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो याद रखिए, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर ए। फिर राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। फिर देखिए, लिखा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो याद रखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 24। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 24। फिर देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 62 वर्ष। फिर लिखा है राज्य सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। और अगर बोला जाए कि देश का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है प्रेसिडेंट। फिर देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। फिर देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्त जो न्यूनतम उम्र की सीमा है वो कितनी है। तो राज्यपाल के लिए याद रखिए 35 वर्ष का होना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लिखा है राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रति माह राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। देखिए, लिखा है विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये सबको पता है कि योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुआ था। लेकिन अगर डेट पूछ लेगा तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, लिखा है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होते हैं। फिर है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रपति को। फिर देखिए, लिखा है मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर होता है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। भारत की राजभाषा कौन सी है। भारत की राजभाषा कौन सी है बताइए। तो हिंदी। फिर देखिए, 1953 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिए बीजी खरे जो है वो 1953 में राजभाषा आयोग का जब गठन हुआ था तो वह उसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर देखिए, लिखा है गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। तो गरम दल के प्रमुख नेता हैं विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और बाकी अगर नरम दल से पूछेगा तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से थे, पंडित मोतीलाल नेहरू नरम दल से थे, फिरोज शाह मेहता भी नरम दल से थे। केवल बिपिन चंद्र पाल जो है वो गरम दल से थे। ठीक है, जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें से। फिर देखिए, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए, लिखा है बंगाल विभाजन किया गया। बताइए, बंगाल विभाजन कब किया गया था। तो याद रखिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। कब किया गया था, 1905 में। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके कहाँ निष्कासित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्मा में। फिर विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले भारतीयों में कौन नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार अजीत सिंह उसमें से शामिल नहीं थे। देखिए, लिखा है कि जर्मनी में 1907 ईस्वी में भारतीय ध्वज किसने फहराया। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर ए श्रीमती भिकाजी कामा। फिर देखिए, लिखा है चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए झाबुआ जिले में। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लिखा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। फिर देखिए रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लिखा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस टाइम पे ओ डायर जो था वो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर था। फिर देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के जो अध्यक्ष है वो चित्तरंजन दास थे। ये बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है तो उसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। देखिए लिखा है नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है वह हुआ था 12 मार्च 1930 को। फिर देखिए पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो याद रखिए किन 2 देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था? भारत और चीन के बीच। देखिए लिखा है भारत ने 1947 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 में श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी थी। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और याद रखिएगा कि 1945 में ही भारत क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर बना था, ठीक है? यानी कि आज़ादी से पहले भारत मेंबर बन गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का। फिर देखिए लिखा है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन-कौन से हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन-कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 2001। अल-कायदा क्या है? बताइए तो अल-कायदा क्या है? तो अल-कायदा जो है एक आतंकवादी संगठन है। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता लोकतंत्र की नहीं है? तो याद रखिए कि लोकतंत्र की विशेषता जो है शक्तियों का एक व्यक्ति में केंद्रीकरण, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है क्योंकि याद रखिए लोकतंत्र जो है वो बेसिकली शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करता है। कौन-सी अवधारणा प्रजातंत्र की अवधारणा है? तो स्वतंत्रता बेसिकली प्रजातंत्र की अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र का दोष नहीं है? बताइए। तो देखिए, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, ये तो दोष है। धनिकों का वर्चस्व, ये भी दोष है। देखिए, लोक कल्याण जो है वो दोष नहीं है। फिर है प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। यह किसने कहा था? तो वी ऑल नो दैट कि ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किसे वयस्क मताधिकार प्रदान किया जा सकता है? बताइए किसे वयस्क मताधिकार प्रदान किया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वयस्क पुरुष एवं महिलाओं को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लिखा है किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? बताइए किसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है? पागल या मानसिक विकलांगों को, नाबालिगों को, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित जिसे किया जाता है, उसे भी वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू मानी जाती है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद। लिखा है इनमें से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए तो इसमें से कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है 26 का? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए काम करने एवं आराम करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। फिर देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें उसे किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है? उसके द्वारा। तो याद रखिए कि 44th अमेंडमेंट के द्वारा किसे हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से। फिर देखिए लिखा है इनमें से कौन-सा कार्य जो है वो बाल श्रम की श्रेणी में आता है? बताइए कौन-सा कार्य जो है वो बाल श्रम की श्रेणी में आता है? तो याद रखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जब होटलों में या निर्माण कार्य में, खदानों में लगाया जाता है तो यह क्या होता है? बाल श्रम कहलाता है। इनमें से कौन-सा अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाधियों का अंत। किस लेख के द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय किसी भी अभिलेख को अपनी अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्न में से क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर सी राज्य के लिए रचनात्मक निर्देश, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो बताइए कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6।
पहले 7 थे, सबकी संपत्ति का अधिकार को 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। तब से कितने मौलिक अधिकार हो गए? 6 मौलिक अधिकार। फिर देखिए योग्यता के अनुरूप नौकरी पाने का अधिकार शामिल है कौन से में? कौन से अधिकार में बताइए? नौकरी पाने का अधिकार, याद रखिएगा समानता के अधिकार में नौकरी पाने का अधिकार भी शामिल होता है। योग्यता के अनुरूप लिखा है, ठीक है? ये भी देखिएगा। फिर देखिए अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का अंत कैसे किया गया? आर्टिकल नंबर 17 के द्वारा। फिर देखिए संवैधानिक उपचार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो याद रखिए कौन नहीं आता है? धनादेश नहीं आता है। संवैधानिक उपचार जो कि आर्टिकल नंबर 32 में है, जिसमें परमादेश आता है, उत्प्रेषण लेख आता है, अधिकार परीक्षा आता है, प्रत्यक्षीकरण आता है, लेकिन धनादेश नहीं आता। संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्यों का समावेश किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, वो क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया था? समावेश किया गया था संविधान में। फिर देखिए लिखा है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इसको भी 543। लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है किसका? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्रेसिडेंट भंग कर सकते हैं। फिर है राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? अगर क्वेश्चन ये आए तो ये है वर्तमान में 245। देखिए लिखा है वित्त विधेयक का निर्णय कौन करता है? वित्त विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो वित्त विधेयक का निर्णय करते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लोकसभा सदस्य बनना है तो उसके लिए 25, राज्यसभा सदस्य बनना है तो 30। प्रधानमंत्री अपने पद का इस्तीफा किसे भेजते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति शासन का घोषणा कौन करता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति। फिर उसके बाद देखिए लिखा है राष्ट्रपति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कौन सी होती है? तो याद रखिए 35 वर्ष। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए राष्ट्रपति करते हैं कि प्रधानमंत्री करते हैं कि दल का नेता करता है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखिए केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? बताइए तो 30 होती है। 30 + 1 जो होते हैं CJI, ठीक है? यानी कि टोटल अगर बोला जाए तो 31 होते हैं। इसको एकदम याद रखिएगा। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो संविधान का संरक्षक है, ठीक है, वो है न्यायपालिका ज्यूडिशियरी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उठे विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपने पर बना रह सकता है अपने पद पर, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। देखिए लिखा है भारत में चुनाव होता है। बताइए भारत में चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। भारत में मतदाता होने के लिए निर्धारित आयु कितनी है? 18 वर्ष। फिर सांसदों एवं विधायकों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग ही उनका निर्धारण करता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है? तो 10 वर्षों में। मतदान के लिए क्या आवश्यक है? बताइए मतदान के लिए आवश्यक है भारत का नागरिक होना, मतदाता सूची में नाम होना, पागल दिवालिया अपराधी न होना, यानी ऑप्शन नंबर डी। राजनीति विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तू को कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।